हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मयूरी भागवानी एंड आज हम डिस्कस कर रहे हैं 7 जून के द हिंदू न्यूज़पेपर को। सो आज कौन कौन सी न्यूज़ रही है करंट अफेयर्स में, इसको हम देखेंगे, एनालाइज करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के सेशन के साथ। आज के टॉपिक्स देख लेते हैं। GS1 में हमारे पास कुछ भी नहीं है। GS2 में हम देखेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस में से OIC के बारे में। OIC क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। ओके, तो इसके बारे में देखेंगे क्यों न्यूज में था। चाइना वॉन्स ऑस्ट्रेलिया, तो चाइना ने एक तरह से चमकाया है ऑस्ट्रेलिया को। तो चमकाया किस बारे में है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, इसको समझेंगे। बे ऑफ बंगाल ड्रीम, तो देखो ये आज का एडिटोरियल है, इसमें बात की गई है बिम्स्टेक की। बिम्स्टेक एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी क्या अचीवमेंट्स अभी तक रही हैं, क्या चैलेंजेस इसके सामने हैं एंड व्हाट कुड बी द वे फॉरवर्ड, इसकी बात करी गई है। ठीक है, तो इसको देखेंगे। आगे गवर्नेंस में हम देखने वाले हैं सोशल मीडिया रेगुलेशंस के बारे में, तो एक बहुत ही बढ़िया आर्टिकल है, इसके बारे में भी देखेंगे। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का ये एक्ट है, इसके बारे में हम देखेंगे। ये न्यूज में बहुत टाइम से चल रहा है, बहुत कंट्रोवर्शियल एक्ट है, इसके बारे में समझेंगे। GS3 में सिक्योरिटी में देखेंगे अग्नि 4 के बारे में एंड GS4 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। ओके, तो देखो सबसे पहले एक चीज मैं बता दूं, एक अनाउंसमेंट ये है कि हम एक एथिक्स का कॉम्प्रहेंसिव कोर्स आपके लिए लेकर आ रहे हैं। और ये जो एथिक्स का कोर्स है ये शुरू होने वाला है 20 जून से। 20 जून से ये जो पूरा सेशन है, ये जो पूरा कॉम्प्रहेंसिव कोर्स है, ये शुरू होने वाला है। इसमें मैं पर्सनली आपकी मेंटर रहूंगी और 40 सेशंस में हम यहाँ पे एथिक्स को कवर करेंगे, बिल्कुल कॉम्प्रहेंसिवली सिलेबस टू सिलेबस कवर करेंगे, जिसमें हम ना सिर्फ एग्जाम्पल्स के थ्रू स्टडी करेंगे एथिक्स को, इसके साथ साथ डायग्राम्स के थ्रू एथिक्स को स्टडी करेंगे, केस स्टडीज के ऊपर फोकस करेंगे, कोटेशंस के ऊपर, थिंकर्स के ऊपर। सो ओवरऑल एक बहुत होलिस्टिक कोर्स होने वाला है। लाइव लेक्चर्स होंगे जिसके थ्रू आप डाउट्स रियल टाइम में पूछ सकते हो, आपको रिकॉर्डिंग्स इसकी मिलेंगी। साथ में हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी एनालाइज करेंगे, डिस्कस करेंगे एंड हर दिन पे एक रिगरस प्रैक्टिस होगी ऑफ आंसर राइटिंग। ओके, तो अगर आप लोग इसमें इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे मेल आईडी के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। आज 12:15 PM पे मैं एक वीडियो लेकर आने वाली हूँ 12 सवा 12 के आसपास, जहाँ पे जिस वीडियो में मैं आपको सब समझाऊंगी इस डिटेल्ड कोर्स के बारे में, क्या इसका फीस स्ट्रक्चर होगा, किस तरह से हम इसमें आगे बढ़ने वाले हैं, क्या क्या यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा प्रोविजन, इसके अंदर एक्स्ट्रा फैसिलिटीज मिलेंगी, ये सब चीज़ें हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोग इसमें इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे मेल कर सकते हो और इसका जो एनरोलमेंट के लिए जो ब्रोशर है वो भी मैं लिंक में डाल दूंगी। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। देखो आज का पहला आर्टिकल जो है वो है मोर नेशंस एक्सप्रेस आउटरीच इंडिया फ्लेज OIC। तो देखो यहाँ पे न्यूज ये है कि यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे बीजेपी के कुछ लीडर्स हैं, बीजेपी के कुछ पॉलिटिशियन हैं, 2 पॉलिटिशियंस थे, इन्होंने बहुत कुछ ऐसी चीजें बोल दी जो इस्लाम में नहीं बोली जानी चाहिए। इस्लाम में जो उनके लॉर्ड हैं पैगंबर मोहम्मद, उनके बारे में कुछ डेरोगेटरी रिमार्क्स करे। ठीक है, इसके बाद बीजेपी ने इन लीडर्स को सस्पेंड कर दिया था बिकॉज ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, अब OIC जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, इसने ये बोला है कि इंडिया जो है, इंडिया में बहुत ज्यादा कम्युनिज्म बढ़ रहा है, म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस की आपको जरूरत है। तो देखो यहाँ पे इंडिया को बेसिकली 2 लीडर्स ने, 2 पॉलिटिशियंस, बेसिकली लीडर्स भी नहीं, उनके पास कोई बहुत बड़ी पोस्ट थी नहीं, 2 पॉलिटिशियंस जिन्होंने ऐसा कुछ कह दिया, डेरोगेटरी रिमार्क्स कर दिए, उनको पनिश किया गया। लेकिन उन 2 पॉलिटिशियंस के बेसिस पे आप पूरी कंट्री को इस तरह का टैग नहीं दे सकते जो कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन दे रहा है। ठीक है, इस्लामिक कोऑपरेशन, ये जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है, ये बोल रहा है कि इंडिया बहुत ही कम्युनल अप्रोच पे आ चुका है अब। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया का बेसिकली ये जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन है, इसका यही कहना है कि इंडिया को ऐसा नहीं करना चाहिए। इंडिया में बहुत अब्यूजेस हो रहे हैं माइनॉरिटीज के अगेंस्ट, कम्युनिटीज के अगेंस्ट, ये सब चीजें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन कह रहा है। अब ये बात हमको समझना जरूरी है कि जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन है, इसमें आता कौन कौन है। इसमें आता है पाकिस्तान, इसमें आता है मालदीव्स, ठीक है, ये टर्की वगैरह, ये सब आते हैं। अब ये कंट्रीज जो हैं ये इंडिया की एकदम कट्टर अपोनेंट रहती हैं। ओके, इन्होंने पहले भी कई बार ऐसी कुछ यहाँ पे टिप्पणियां की है जो इंडिया के लिए सही नहीं थी और उस टाइम पे भी इंडिया ने इसको कंडेम किया था। जैसे जब हमने 370 हटाया था
ठीक है। तो कश्मीर वॉज अ पार्ट ऑफ इंडिया, है ना, कश्मीर हैज ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ इंडिया, तो उस पर आपको बोलने का क्या बनता है। लेकिन नहीं, इनको वहां पे भी बोलना है, तो इन्होंने वहां पे भी बोला था कि कश्मीर में बहुत गलत हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो यहाँ पे जो रूमर्स है ग्लोबली फैलाने का काम ये कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो इसी को लेकर इंडिया ने इसको बहुत ज्यादा कंडेम किया है। इंडिया ने बोला है कि आप यहाँ पे इस तरह से बायस्ड होके चल रहे हो, आप एक डिविजिव एजेंडा फैला रहे हो, डिविजिव एजेंडा, ठीक है, कि आप हमारे देश में डिविजन पैदा करना चाहते हो बिटवीन द कम्युनिटीज, और ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पे हर कम्युनिटी को साथ में लेकर चलते हैं। हाँ, थोड़े बहुत इंसिडेंसेस होते हैं और वो किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी नहीं, सभी के साथ हो रहे हैं, ठीक है। हम उसको रिकॉग्नाइज जरूर करते हैं, अगर कुछ हमारे देश में होता है तो हम उसको रिकॉग्नाइज जरूर करते हैं, हम उसको करेक्ट करने के लिए हम उसके सॉल्यूशन जरूर ढूंढते हैं, वे फॉरवर्ड जरूर ढूंढते हैं। लेकिन कुछ इंसिडेंट्स के बेसिस पे आप इंडिया को एक इनटॉलरेंट कंट्री या फिर कम्युनल कंट्री इस तरह के टैग्स नहीं दे सकते, ठीक है। वी हैव बीन अ सिंबल ऑफ म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस, वी ऑलवेज हैव प्रमोटेड द आइडिया ऑफ वसुधैव कुटुंबकम, ओके। तो यू कैन नॉट टारगेट अस लाइक दिस, ये कहा है इंडिया ने। नाउ ओआईसी के बारे में जान लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन 1969 में बनी थी, ठीक है, 1969 में ये बनी थी। इसके आज 57 मेंबर्स हैं, फाउंडिंग मेंबर्स इसके 30 थे। इन्होंने अपना जो पहला चार्टर था, चार्टर क्या होता है जिसमें जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो अपना विजन बताती है, एम बताती है, तो 1972 में इन्होंने अपना पहला चार्टर अडॉप्ट किया था। इसमें कई सारी बॉडीज आती हैं, देखो काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर है, फिर सेक्रेटेरिएट आता है इसमें, इस्लामिक समिट और अल कुद्स समिट, अल कुद्स कमिटी, ओके। इसमें देख रहे हो मैप में जो रेड वाला पोर्शन आपको दिख रहा है ना, जो भी वो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का मेंबर है। तो देख रहे हो मेजरली अफ्रीकन कंट्रीज हैं, ठीक है, ये मेजरली अफ्रीकन कंट्रीज है, ये इस्लामिक कंट्रीज ही हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे देखो ये वाली जो है, यहाँ एशिया के, मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज हैं वो है, इंडोनेशिया है, ये सब इसके पार्ट्स हैं, ओके। अब यहाँ पे देखो, अच्छा बांग्लादेश हमारे जस्ट पड़ोसी देश भी हमारे इसका पार्ट है, ओके। तो ओआईसी जो है सेकेंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है आफ्टर यूएन। तो यूनाइटेड नेशंस के बाद जो सबसे बड़ी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है वो यही है। ये बेसिकली जैसे कि नाम भी है इस्लामिक कोऑपरेशन, तो मुस्लिम वर्ल्ड की वॉइस को ये कलेक्टिवली रखता है सामने ग्लोब के, वर्ल्ड के, ओके। इसकी जो पहली इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस हुई थी मोरक्को में हुई थी 1969 में। तब क्या हो रहा था 1969 के आसपास, जो इजराइल पैलेस्टाइन वाला इशू था बहुत ही ज्यादा पीक पे था, ठीक है। तो उसमें उस टाइम पे अल अक्स मॉस्क जो था जो जेरूसलम में, उसमें बहुत ज्यादा ऐसी एक्टिविटीज हो रही थी, उसको कैप्चर वगैरह करने की कोशिशें हो रही थी। तो उस टाइम पे जो इजराइल पैलेस्टाइन इशू था बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। अब पैलेस्टाइन जो था वो रिप्रेजेंट करता था मुस्लिम्स को, ठीक है, अरब को, और जो इजराइल था वो रिप्रेजेंट करता था ज्यूज को, ओके। तो यहाँ पे पैलेस्टाइन की साइड आ गए थे, ये सारी मुस्लिम कंट्रीज जो थी पैलेस्टाइन की साइड आ गई थी 1969 में, और इसीलिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन बना था, कोऑपरेशन, ये उसी के बाद बना था, ठीक है। इसके हेडक्वार्टर्स हैं जेद्दा, सऊदी अरेबिया में, राइट। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा आज का आर्टिकल है द प्रोविजन ऑफ विथड्रॉन ड्राफ्ट ऑन सोशल मीडिया रेगुलेशंस। तो देखो बेसिकली हुआ क्या है, मुद्दा क्या है। मुद्दा ये है कि हमारे देश में कुछ लॉज है जो सोशल मीडिया को रेगुलेट करते हैं, जैसे आईटी एक्ट 2000 का, इसमें कई बार अमेंडमेंट भी हुआ है। तो वैसे ही जो अभी आईटी रूल्स आए हैं वो नए आईटी रूल्स यहाँ पे गवर्नमेंट ने प्रपोज करे थे, जिसका नाम था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021। ये लेकर आई थी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये ड्राफ्ट लेकर आई थी, बेसिकली ये रूल्स का एक ड्राफ्ट था। गवर्नमेंट ने बोला कि हमने ये रूल्स बनाए हैं, आप लोग जो पब्लिक है, पब्लिक डोमेन में हम इस रेगुलेशंस को रख रहे हैं, आप लोग अपनी राय दीजिए कि आपको क्या लगता है। ये लेके आई जैसी, ठीक है, सोशल मीडिया रेगुलेशन ये वाले रूल्स लेकर आई, ये रखा ड्राफ्ट के तौर पर, उसी दिन विड्रॉ कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर से ये लेकर आए और इसमें कोई बहुत ज्यादा चेंजेस करे नहीं थे। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा था ना, जब पहले दिन पे ये रेगुलेशंस आए थे एज ए ड्राफ्ट पब्लिक डोमेन में, तो पब्लिक बहुत नाराज हो गई थी। कुछ बॉडीज हैं, एक्टिविस्ट बॉडीज हैं, वो बड़ी नाराज हो गई थी। लेकिन इसको वापस से विड्रॉ कर लिया गया। फिर वापस से जब इसको लाया गया, री इशू किया गया, तो यहाँ पे इस
रेगुलेशन में कोई डिफरेंस नहीं आया, इसके प्रोविजंस में कोई डिफरेंस नहीं आया। डिफरेंस इसमें आया कि ये जो पूरा रेगुलेशंस रखे गए ना सामने, उसके साथ यहाँ पे लॉजिक रखे गए कि हमने ये क्यों किया है ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे रीजनिंग बढ़ा दी गई। ओके, सो बेसिकली गवर्नमेंट का ये कहना है कि अभी जो है नए और इमर्जिंग इश्यूज आ रहे हैं, सोशल मीडिया में कुछ गैप्स हैं, इसको हम अभी क्लोज करना चाहते हैं और यहाँ पे सोशल मीडिया को ज़्यादा सेफ, ज़्यादा अकाउंटेबल बनाना चाहते हैं। इसीलिए हम यहाँ पे ये रेगुलेशन, अमेंडमेंट रेगुलेशन लेकर आए हैं। सो लॉ क्या है? देखो, आईटी रूल्स जो है वो मैंडेट करते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो काफ़ी अच्छे से, काफ़ी डिलीजेंस के साथ काम करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव चीज़ होती है। सोशल मीडिया पे अगर कोई ऐसा कंटेंट डलता है जो कि सही नहीं है पब्लिक के लिए, या किसी एक इंडिविजुअल के लिए उसको डिफेम करता हुआ है, या इस तरह का कोई भी है, तो यहाँ पे उसे रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी ऐसा कंटेंट है जो अनलॉफुल है तो उसे स्टिपुलेटेड टाइम में रिमूव करना जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें पहले से जो रेगुलेशन है उसमें एक ग्रीवेंस ऑफिसर बनाया गया था। हर कंपनी, जैसे मान लो ट्विटर एक सोशल मीडिया कंपनी है, व्हाट्सएप है, इस तरह से हर कंपनी का एक एक सोशल मीडिया मैनेजर जैसे होता है ना, वैसे ही एक एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैनेजर होगा, ठीक है। तो ये जो ग्रीवेंस रिड्रेसल मैनेजर होगा वो क्या करेगा, जैसे ही उसको कंप्लेन मिलेगी, मान लो कोई कंप्लेन मिलती है किसी ए पर्सन से कि आप ये कंटेंट हटाइए सोशल मीडिया से, इसमें मेरे खिलाफ ऐसा ऐसा लिखा हुआ है, या कुछ ऐसी पिक्चर्स हैं, कुछ न्यूड पिक्चर्स हैं, या इस तरह का कुछ भी आता है ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर के पास, तो 24 आवर्स में इनको इस तरह के कंटेंट को रिमूव करना पड़ेगा अपनी सोशल मीडिया साइट से। ओके, इसके अलावा जैसे कोई कॉपीराइटेड मटेरियल है, ठीक है, या फिर इस तरह का कुछ भी डिफेमेटरी मटेरियल है, उसको, जैसे कॉपीराइटेड मटेरियल की पायरेसी हो रही है, डिफेमेटरी मटेरियल यहाँ पे स्प्रेड हो रहा है, इस तरह का कुछ भी चीज़ है जो जैसे इंडिया की सॉवरेनिटी के लिए अच्छी नहीं है, फॉरेन रिलेशंस के लिए अच्छी नहीं है, तो इस तरह के कंटेंट को हटाने का जिम्मा जो होता है ये ग्रीवेंस ऑफिशियल के पास होता है। ना अभी वाला जो ड्राफ्ट आया उसमें क्या चेंजेस लाए गए, उसमें एक जो ग्रीवेंस मैकेनिज्म है ना उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर दिया गया। इसमें बोला कि हमें ग्रीवेंस एपिलेट कमेटी भी लाएंगे, ठीक है। अभी तक क्या था, सिर्फ ग्रीवेंस ऑफिसर हुआ करता था, अब एक एपिलेट कमेटी भी आएगी। तो ये एपिलेट कमेटी का काम क्या होगा कि जैसे मान लो ए पर्सन को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है कि देखो ये कंटेंट डला है, ये बिल्कुल सही नहीं है, ये अनलॉफुल है, तो ये ग्रीवेंस ऑफिसर के पास जाएगा। ग्रीवेंस ऑफिसर जो भी काम करता है, जो भी एक्शन लेता है, अगर ए उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो पहले क्या हुआ करता था कि ए सीधे कोर्ट के पास जाता था, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के पास जाया करता था। अब ए के पास एक और ऑप्शन है कि ए जो है एपिलेट कमेटी के पास चले जा सकता है, और एपिलेट कमेटी से भी अगर यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर कोर्ट के पास जा सकता है, या फिर ये ऑप्शन भी खुला है कि अगर ग्रीवेंस ऑफिशियल, जो ग्रीवेंस ऑफिशियल है उसके एक्शन से वो सेटिस्फाइड नहीं तो सीधे कोर्ट के पास भी जा सकता है। लेकिन एक एक्स्ट्रा यहाँ पे रिजॉर्ट आ गया है एपिलेट कमेटी का, ये गवर्नमेंट कह रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मुद्दा ये है, इशू ये है कि एक्टिविस्ट कंपनीज जो है, एक्टिविस्ट एनजीओ वगैरह जो हैं, वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो एपिलेट कमेटी है इसका जो चेयरपर्सन है, जो मेंबर्स हैं, उसको अपॉइंट करने वाला है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इनको अपॉइंट करेगा तो इसका मतलब ये कि सोशल मीडिया को एक तरह से इनडायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट ही रेगुलेट कर रहा है। तो अगर आगे जाके ऐसा देखने को मिलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई रिपोर्ट आई है, ठीक है, कुछ लीक हुआ है, तो ऐसे में अगर वो चीज़ सोशल मीडिया पे सामने आती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो जो चीज़ नहीं पसंद है वो सब चीज़ें हटा लेगा सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ऐसे तो जो लोग हैं उनका जो राइट टू स्पीच है, राइट टू एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वो तो खत्म ही हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको ये समझना पड़ेगा कि सोशल मीडिया पे बहुत तरह के लोग होते हैं, मैसिव कंटेंट फ्लो होता है, इसको रेगुलेट करने के लिए हमको एक और ज़्यादा पुख्ता इंतजाम करना पड़ेगा। ये एपिलेट कमेटी ठीक है, लेकिन पूरा सब अगर इसका जो दारोमदार है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगा तो एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रीडम ऑफ राइट, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उस पे लोगों के कर्व कर रही है, ठीक है। तो इसको लीगल चैलेंजेस भी फेस करने पड़े, जैसे कि यहाँ पे जो पहले भी इसको क्या हुआ था, यहाँ पे जो सेक्शंस हैं, कुछ 2 सेक्शन हैं, ठीक है, इस लॉ के अंतर्गत आए थे जिसमें कोड ऑफ एथिक्स की बात की गई थी, ठीक है। तो जो ये गाइडलाइन आई थी ना आईटी एक्ट की, वो उसके अंतर्गत कोड ऑफ एथिक्स की बात की गई थी कि जो भी पब्लिशर होगा, ऑनलाइन पब्लिशर, जो भी न्यू या करंट अफेयर्स देख रहा है, उसमें उनको क्या करना पड़ेगा, उनको यहाँ पे जो भी कंटेंट डालेंगे उनको 3 टायर यहाँ पे उनका सर्विलेंस होगा। 3 टायर बेसिकली उनका यहाँ पे चेक किया जाएगा कि उन्होंने सही डाला है कि नहीं कंटेंट। तो पहला, अगर आपको कोई ग्रीवेंस है तो आप ग्रीवेंस ऑफिशियल के पास जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो सोशल मीडिया खुद है, मैकेनिज्म होगा यहाँ पे ग्रीवेंसेस से हैंडल करने के लिए, ठीक है। पहला तो ये। दूसरा ये कि यहाँ पे सेल्फ रेगुलेशन भी होगा, जो पब्लिशर है वो सेल्फ रेगुलेशन करेगा।
इसके बाद यहाँ पे सेल्फ रेगुलेशन के बाद यहाँ पे ओवरसाइट मैकेनिज्म लगेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो यहाँ पे बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसको इस पूरा जो ये सेक्शन था कोड ऑफ एथिक्स इसको मना कर दिया कि नहीं ये सही नहीं है, क्योंकि जो लास्ट में जो है ना टायर की सेंट्रल गवर्नमेंट चेक करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट एक ओवरसाइट मैकेनिज्म बनाएगी, ये गलत है। क्योंकि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ सोशल मीडिया में सामने आ रहा है तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट उसको विड्रॉ कर देगी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट सारे हाथ ही काट देगी, हाथ पैर ही काट देगी जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच है उसके। ठीक है, तो ये सही नहीं है बेसिकली, इसीलिए ये पूरा न्यूज में था। सोशल मीडिया रेगुलेशन अभी भी ये ड्राफ्ट में है, पब्लिक डोमेन में है। ओके, आगे बात करते हैं। स्ट्रेटेजिक मिसाइल अग्नि 4 सक्सेसफुली टेस्ट फायर। तो देखो अग्नि 4 हमारी मिसाइल है, इसकी टेस्ट फायरिंग की गई है, सक्सेसफुली टेस्ट फायर हो गई है। तो यहाँ पे देखो ये चीज समझना जरूरी है कि अग्नि, आप सभी ने नाम सुना होगा अग्नि का, इसके साथ 4 और मिसाइल्स थी, क्या नाम है उनके? पृथ्वी, उसके अलावा एक अग्नि है, उसके अलावा त्रिशूल है, ओके, उसके बाद है नाग और एक है आकाश। ओके, ये 5 मिसाइल्स ऐसी हैं जो हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं अब्दुल कलाम जी, एपीजे अब्दुल कलाम जी, उनके गाइडेंस में ये 5 मिसाइलें बनाई गई है। और यहीं से हमारा जो गाइडेड मिसाइल, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम शुरू हुआ था। इसीलिए एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं के गाइडेंस में पहली 5 मिसाइलें हमारे देश की तैयार की गई थी, जो कि बिल्कुल तगड़ी मिसाइल्स थी। ओके, नाउ देखो अब ये जो अग्नि 4 मिसाइल है, ये अग्नि का ही एक वेरिएंट है, ठीक है, और ये जो है 4th नंबर का वेरिएंट है। और कैसा है? इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, इसकी रेंज काफी ज्यादा है, 3500 किलोमीटर की रेंज है इसकी, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है ये दिखा रहा है कि इंडिया की जो पॉलिसी है क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस कैपेबिलिटी की, उसको यहाँ पे ये शोकेस कर रहा है। ना देखो जो अग्नि क्लास ऑफ मिसाइल है, ये इंडिया के न्यूक्लियर लॉन्च कैपेबिलिटी को शोकेस करती है, क्योंकि जो अग्नि मिसाइल है ये न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है, यानी कि न्यूक्लियर वेपन कैरी करते हुए ये मिसाइल्स उड़ सकती हैं, जहां चाहे न्यूक्लियर वेपन गिरा सकती हैं, ठीक है। इसके साथ साथ पृथ्वी शॉर्ट रेंज मिसाइल भी इसमें ही इंक्लूडेड है, ठीक है। और ये जो है जो अग्नि 5 है, ये सबसे तोड़फोड़ मिसाइल आने वाली है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसकी रेंज देखो 5000 किलोमीटर, यानी कि ये इंडिया से चाइना को पूरा तबाह कर सकती है, ठीक है। 5000 किलोमीटर तक इसकी रेंज है, तो इंटर कॉन्टिनेंटल जा सकती है, ठीक है, यूरोप तक पहुंचा सकते हो इसको, तो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। अच्छा, आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन ये है कि मुझे बताना ये बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है, और बैलिस्टिक की एक और वेरिएंट होता है क्रूज, ठीक है। तो क्रूज और बैलिस्टिक में क्या डिफरेंस है, ये मैं आपको 1000 बार बता चुकी हूँ हमारे डेली न्यूज एनालिसिस सेशन में। तो आप मुझे बताओगे इन द कॉमेंट सेक्शन कि क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल में क्या डिफरेंस है। और मैं देख रही हूँ 2-3 दिन से सिर्फ 3 से 4 लोग यहाँ पे कमेंट करते हैं आंसर्स, तो ऐसा मत करो, ठीक है। आई अंडरस्टैंड कि प्रीलिम्स अभी खत्म हुई है, लेकिन उनकी जिन्होंने दी है, अटेम्प्ट करी है, उनके लिए ठीक है, चलो समझ में आता है, थोड़े दिन का ब्रेक है। बाकी लोग जो 23 और 24 वाले एस्पिरेंट्स है, वो तो कॉमेंट किया करो कम से कम, रिटेंशन चाहिए नहीं चाहिए, देख रहे हो ना यूपीएससी का पेपर कैसा आ रहा है। तो यहाँ पे ये कॉमेंट करोगे क्रूज और बैलिस्टिक में क्या डिफरेंस है। ओके, नाउ देखो अग्नि 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 वेरिएंट्स अभी तक आए हैं, ठीक है। अभी अग्नि 4 की पूरी टेस्टिंग हो चुकी है। तो अग्नि 1 जब आया था तो 700 to 800 किलोमीटर रेंज का था, ठीक है। अग्नि 2 आया 2000 किलोमीटर रेंज, अग्नि 3 2500, अग्नि 4 3500, ठीक है। और अग्नि 5 सबसे लंबी आई जो थी 5000 किलोमीटर की, ठीक है। तो ये अभी आना, इंडक्ट होना बाकी है, लेकिन इसके ऊपर काम वगैरह चालू है। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, एक चीज और, कनेक्ट विथ मी। तो यहाँ पे 3 मीडियम्स के थ्रू आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, ये बीच में आ गई है स्लाइड आज, ठीक है। तो आप मुझसे टेलीग्राम के थ्रू, मेल के थ्रू और ट्विटर के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम पे हमारे जो लेक्चर है, लेक्चर की पीडीएफ हम इस चैनल पे, मयूरी भागवानी चैनल पे पोस्ट करते हैं, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। एक और ग्रुप है हमारा मयूरी भागवानी यूपीएससी करके, ठीक है। ये हमारा डिस्कशन ग्रुप है, इस पे जो भी डिस्कशन होता है पीयर एस्पिरेंट्स के बीच में, पीयर ग्रुप्स के बीच में, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो अगर आप चाहो तो मयूरी भागवानी यूपीएससी भी ज्वाइन कर सकते हो। ओके, आगे बात करते हैं। जमियात मूव्स सुप्रीम कोर्ट टू डिसमिस प्ली अगेंस्ट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बहुत ही कंट्रोवर्शियल, बहुत ही हाईलाइटेड एक्ट है इस साल का ये। क्यों? क्योंकि देखो, एक तो यहाँ पे अभी ज्ञानवापी मॉस्क वाला
मामला चल ही रहा है, ज्ञानवापी मॉस्क वाला। अयोध्या में भी कोई मॉस्क का बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो मॉस्क है उसको उसके पहले मंदिर हुआ करता था, ठीक है। तो अभी आपने ऐसे बहुत सारे केसेस सुने होंगे जहाँ पे कोई मॉस्क है, कोई मस्जिद है, और जो लोग हैं वो इस बात को प्रूव करने में तुले हैं, और ये कई जगह पे प्रूव हुआ भी है कि जो मॉस्क है, मस्जिद है उनके नीचे पहले एक हिंदू मंदिर का ढांचा हुआ करता था, ठीक है। तो यहाँ पे ये एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि जो मॉस्क बने हैं ये हिंदू टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय करके बने हुए हैं, ठीक है ना। इसीलिए ये न्यूज में चल रहा है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। तो देखते हैं पहले प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है क्या। देखो ये 1991 का एक्ट है। अब 1991 में ऐसा क्या हुआ था, 1991 में आप सभी को पता होगा बाबरी मस्जिद डिमोलिशन यहाँ पे हुआ था, है ना। बाबरी मस्जिद डिमोलिशन, बाबरी मस्जिद को ये कहा जा रहा था, जो हिंदू ग्रुप्स थे उन्होंने ये कहा कि बाबरी मस्जिद के अंदर यहाँ पे एक राम मंदिर हुआ करता था, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, बाबरी मस्जिद को डिमोलिश कर दिया, ओके। वो तो उसके बाद रिजल्ट तो बहुत टाइम बाद, वर्डिक्ट तो बहुत टाइम बाद आया, ठीक है। अभी आया था कुछ सालों पहले कि हाँ सच में इसके नीचे राम मंदिर हुआ करता था। यहाँ पे जो है अलग अलग दिया गया है सबको, ठीक है। तो यहाँ पे ये बाबरी मस्जिद जो है, अच्छा एक वो जो आया था रामलला वाला, जो अलग अलग जो लैंड सबको दिए गए, ठीक है। तो ये अलग अलग केसेस हैं, इसके कारण 1991 में ये एक्ट आया। ये एक्ट ये बोलता है कि जो भी वर्शिप वाली प्लेसेस हैं, जो भी रिलीजियस प्लेसेस है, वर्शिप वाली प्लेसेस है, रिलीजियस नेचर की प्लेसेस हैं 1947 तक जैसा उनका नेचर था आगे वैसा ही रहेगा। मान लो 1947 पे एक प्लेस है ए, यहाँ पे एक टेम्पल हुआ करता था, ठीक है, और बी पे एक मॉस्क हुआ करता था। तो ये एक्ट ये बोलता है, 1991 वाला जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो ये बोलता है कि ए जो टेम्पल हुआ करता था 1947 में, ये आगे भी टेम्पल ही रहेगा, इसको कोई छेड़छाड़ करके मॉस्क नहीं बनाएगा, और वैसे ही बी को कोई छेड़छाड़ करके टेम्पल नहीं बनाएगा। तो कोई भी पर्सन जो है वो कन्वर्ट नहीं कर सकता इन प्लेसेस ऑफ वर्शिप को आफ्टर 1947 में इनका जो कैरेक्टर था वही आगे रहेगा, ठीक है। तो नो पर्सन शैल कन्वर्ट एनी प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ एनी रिलीजियस डिनोमिनेशन इनटू वन ऑफ अ डिफरेंट डिनोमिनेशन और सेक्शन, ओके। तो यहाँ पे जो भी लिटिगेशन, अपील्स, प्रोसीडिंग्स आ रही हैं, इसके लिए थ्रेशोल्ड डेट दी गई 15 अगस्त 1947, यानी कि जो हमारा डेट ऑफ इंडिपेंडेंस है वो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ इश्यूज में आए, कुछ एग्जेम्पशन भी दिए गए, जैसे जो भी ऐसे लोकेशन है जिनको एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट, जो बेसिकली आर्कियोलॉजिकल साइट्स है उनकी दृष्टि से अगर देखा जाए तो उसको उन प्लेसेस के लिए एग्जेम्प्ट है। दूसरी चीज ये कि यहाँ पे जो भी ऐसे केसेस हैं जो सेटल हो चुके हैं या डिस्पोज ऑफ हो चुके हैं उनके लिए ये एक्ट नहीं है। तीसरा, जो राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद जो है अयोध्या में, उसको लेकर भी ये चीज एग्जेम्प्टेड है, ये जो एक्ट है उस पर नहीं लगेगा, ओके। नाउ देखो ये इतना ज्यादा कंट्रोवर्सी में इसीलिए है क्योंकि जो लोग हैं, स्पेशली जो हिंदू ग्रुप है, उनका कहना है कि थ्रेशोल्ड डेट आपने बहुत लेट रखी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1991 में आया था, नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी, तब 1991 में जो बाबरी मस्जिद वाला पूरा काम चल रहा था, ज्ञानवापी मॉस्क को लोग बोल रहे थे कि इसके अंदर मंदिर है, ठीक है, शाही ईदगाह था मथुरा में। तो इन सभी को कंट्रोल करने के लिए, इन सभी इंसिडेंट्स को कंट्रोल करने के लिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो कंट्रोवर्सी है, जो क्रिटिसिज्म है वो ये है, और स्पेशली हिंदू ग्रुप का साइड से ये आता है शिकायत कि आपने जो थ्रेशोल्ड डेट रखी 1947 की, ये बहुत लेट है, ठीक है। आपको इसको 1192 रखना था। ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि आप पीछे जाओ जरा तो 1192 में क्या हुआ था, बैटल ऑफ तराइन हुई थी, ठीक है। बैटल ऑफ तराइन जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे इनके बाद ही, बैटल ऑफ तराइन के बाद, पृथ्वीराज चौहान के हारने के बाद ही इस्लाम आया था इंडिया में, इस्लामिक रूल आया था इंडिया में। आपको पता होगा दिल्ली सल्तनत आई थी, ओके। तो दिल्ली सल्तनत इसके बाद ही आई थी, उसके बाद मुगल्स वगैरह सब आए, है ना। तो यहाँ पे हिंदू सेक्शंस का कहना यह है कि 1192 आपको डेट रखनी चाहिए, क्योंकि 1192 के बाद जो इस्लामिक रूलर्स आए, इनका एलिगेशन ऐसा है, उनके आने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे इन्होंने मंदिरों को मस्जिदों में कन्वर्ट करना चालू कर दिया। इसीलिए 1192 चाहते हैं कि क्लेम ये करते हैं हिंदू ग्रुप्स की 1192 डेट रखनी चाहिए आपको थ्रेशोल्ड की, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये न्यूज में इसीलिए था क्योंकि ये जो पिटीशन गई है कि आप ये जो थ्रेशोल्ड है वो बढ़ाओ, ठीक है, या फिर ये जो है या तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इसको खत्म कर दो, ये जो सारी पिटीशन गई है इसके अगेंस्ट एक मुस्लिम बॉडी है जमात उलामा हिंद, ये जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है जमात उलामा हिंद, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाली है। जो पहले पिटीशन गई कि इसका थ्रेशोल्ड डेट आपको पीछे करना चाहिए, उसको डिसमिस करने के लिए ये मतलब
पिटीशन गई है। मतलब क्या हुआ, पहले हिंदू ग्रुप ने पिटीशन डाली सुप्रीम कोर्ट में कि आप जो है थ्रेशोल्ड डेट पीछे करो, 1192 करो, और इसी के रिस्पांस में मुस्लिम ग्रुप्स ने अपनी एक पिटीशन डाली कि नहीं, ये जो हिंदूज की पिटीशन आई है इसको खारिज कर दो। ठीक है, तो ये पूरा अभी इशू चल रहा है। ओके, आगे बात करते हैं नेक्स्ट इशू की। एक्ट प्रूडेंटली चाइना टेल्स ऑस्ट्रेलिया। तो देखो बेसिकली हुआ क्या है, सिंपल सी लैंग्वेज में मैं आपको समझाती हूँ। ये देखो, ये साउथ चाइना सी, आप सभी को पता है कि साउथ चाइना सी के ऊपर चाइना की कितनी ज्यादा नजर है। ठीक है, साउथ चाइना सी जो है बहुत बड़ी और बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही स्ट्रेटेजिक और बहुत ही इकोनॉमिकली बिजी रूट है, सी रूट है। ठीक है, और ये जो सी रूट है इसके ऊपर चाइना की नजर है। चाइना बोलता है कि जो डैश लिख रहे हैं ना, जो डैश मैंने बनाए हैं, ठीक है, मतलब चाइना ऐसा बोलता है कि मैंने जो डैश बनाए हैं ये पूरी टेरिटरी मेरी है। ठीक है, ये जो डैश आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, ये कहता है कि ये पूरी टेरिटरी मेरी है, ये पूरा जो सी एरिया है ये मेरा है। अब इस पे अलग अलग कंट्रीज क्लेम करती हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ने इसको कहा है कि साउथ चाइना सी में बहुत बार जो है चाइना अपने अपने जेट प्लेन उड़ाता है, एयरप्लेन उड़ाता है और चमकाता रहता है सबको। इस बार तो चाइना ने हद कर दी कि ऑस्ट्रेलिया का एक यहाँ पे क्रू जा रहा था, आर्म्ड फोर्सेस का एक क्रू था, ठीक है, एक प्लेन में, उसको चमका रहा है, उसको साइड में से, जैसे नहीं होता है यहाँ पे कॉलेज के टाइम पे लोग एक दूसरे को कट मारते हैं टू व्हीलर से, वैसे चाइना जो है ऑस्ट्रेलिया के प्लेन को कट मारा है। चाइना जो है ऑस्ट्रेलिया के प्लेन को थ्रेटन कर रहा है, ये क्लेम किया ऑस्ट्रेलिया ने। और ऑस्ट्रेलिया ने थोड़ा ज्यादा ये भी बोल दिया कि साउथ चाइना सी जो है उसमें तो चाइना हमेशा ही ऐसा करता है। चाइना की जो टेंडेंसी ये है कि सबको चमकाता रहता है, सबको क्लेम करता रहता है कि ये टेरिटरी मेरी, वो टेरिटरी मेरी। तो चाइना ने बोला है जरा आराम से बात करो, ऑस्ट्रेलिया को ये बोला है जरा प्रूडेंटली बात करो, वरना जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे उसके लिए जिम्मेदार तुम खुद ही होगे। ठीक है, तो बेसिकली चाइना ने ऑस्ट्रेलिया को चमकाया है कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे हमारे बारे में ऐसा ऐसा मत बोलो। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है साउथ चाइना सी हमारे लिए। साउथ चाइना सी मैं आपको वैसे भी बहुत बार दिखा चुकी हूँ, लेकिन इस बार देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस बार हम सब भी चमके हुए हैं यूपीएससी के पेपर से, प्रीलिम्स के। हमने देखा यहाँ पे मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन आए थे, है ना, तो हमको इन सबके ट्रेंड के हिसाब से हमको अपनी तैयारी रखनी है। तो आपने देखा था अफगानिस्तान की सराउंडिंग सिचुएशन, सराउंडिंग कंट्रीज पूछ ली गई थी। ठीक है, उसके अलावा जो रिवर्स वगैरह से रिलेटेड चीजें पूछी गई थी, एक दो और क्वेश्चन थे मैपिंग से रिलेटेड, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहे, लेकिन अब मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तो साउथ चाइना सी के आसपास कौन कौन सी कंट्रीज है, देखो चाइना है, वियतनाम है, याद रखना वियतनाम जो है ये साउथ चाइना सी के साइड है। लाओस जो है ये पूरी तरह से लैंडलॉक्ड कंट्री, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखो ये मलेशिया आता है, फिर यहाँ इंडोनेशिया आता है, यहाँ पे देखो ये ब्रूनेई आता है, छोटा सा ये जो दिख रहा है ये ब्रूनेई है। मलेशिया का कुछ पार्ट इधर भी आता है, ठीक है, इंडोनेशिया का कुछ पार्ट इधर है, फिर फिलीपींस है और यहाँ ताइवान है। यहाँ पे देखो ये ताइवान स्ट्रेट है, ठीक है, फिर यहाँ पे देखो ये ताइवान और फिलीपींस के बीच में ये लूजोन स्ट्रेट है। ठीक है, ये जो फिलीपींस का पहला आइलैंड है ना इसका नाम लूजोन है। ओके, इसके अलावा यहाँ पे देखो ये जो है ये सुलू सी है, सुलू सी। उसके बाद ये है सेलेबस सी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो इक्वेटर निकलता है इंडोनेशिया से, ये दिख रहा है इक्वेटर। ऑलराइट, अच्छा, इसके अलावा ये देखो यहाँ पे है मकस्सर स्टेट। ठीक है, मकस्सर स्टेट के बाद ये नीचे जावा सी है। ऑलराइट, यहाँ पे ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है, स्टेट ऑफ मलक्का है, ये गल्फ ऑफ थाईलैंड है। ठीक है, तो यहाँ पे इन सब चीजों का ध्यान रखना है। ऑलराइट, और यहाँ पे एक और चीज थी, देखो ये है परासल आइलैंड। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये परासल आइलैंड है और ये है स्पार्टली आइलैंड। एक और है यहाँ पे स्कारबोरो शोल, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। लोकेशंस ध्यान से देखना, आज का होमवर्क ये है कि एटलस में जाके इस लोकेशन को डिटेल में समझना। ओके, आगे बात करते हैं आज के एडिटोरियल की। अ सिल्वर मोमेंट टू प्रोपेल अ बे ऑफ बंगाल ड्रीम। तो देखो बेसिकली ये न्यूज में क्या है, न्यूज ये है कि बिम्स्टेक जो है, बिम्स्टेक की पूरी बात की हुई है कि बिम्स्टेक किस तरह का काम कर रहा है। तो 25 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं बिम्स्टेक के बने हुए। ठीक है, बिम्स्टेक को बने हुए 25 ईयर्स खत्म हो गए हैं। बिम्स्टेक क्या है, बेसिकली बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल एंड टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इस तरह का एक ये है। ठीक है, तो देखो बेसिकली ये जो बिम्स्टेक है ये बेसिकली बे ऑफ बंगाल जो है ना, हमारा बे ऑफ बंगाल, ये जो सी है बे ऑफ बंगाल के आसपास जितनी भी कंट्रीज आती है उन लोगों ने एक अपनी ग्रुपिंग बनाई है, रीजनल ग्रुपिंग, जिसको बिम्स्टेक कहा जाता है। ये बनी थी कैसे, ये बनी थी बैंकॉक डिक्लेरेशन से। ठीक है, बैंकॉक डिक्लेरेशन से बनी थी 1967 में, सॉरी 1997 में बनी थी। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, इसको 25 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में पूरी बात की गई है कि कैसे क्या चल रहा है। अब यहाँ पे बे ऑफ बंगाल वाली जो ये पूरी बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके विजन बहुत बड़ा था
एम्बिशंस बहुत बड़े थे लेकिन उतना अभी कर नहीं पाया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या करना चाहिए हमको, क्या क्या कंट्रीज को करना चाहिए, इसकी बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे पहली चीज तो देखो ये बताई गई है कि जब ये बनी थी, ये बिम्स्टेक बनाया गया था जब, तब जियो पॉलिटिकल सिचुएशन अलग हुआ करती थी। वर्ल्ड जो था यूनिपोलर था, सिर्फ यूएस की चलती थी, यूएस वॉज द ओनली मेजर पावर। ठीक है, उस टाइम पे यूनिपोलर वर्ल्ड था। अभी जो है ऐसा नहीं है, अभी जो है वर्ल्ड की जो जियो पॉलिटिकल कंडीशन है बहुत अलग है। यूएस है दौड़ में, चाइना है दौड़ में, अब तो रशिया भी है। ठीक है, ये सब जो है ये दौड़ में है। और अभी जो है हमारे पास अपॉर्चुनिटी है अपने जो विजन है उसको और एक्सपांड करने की और उसके ऊपर काम करने की। ठीक है, तो हमको इसके लिए चाहिए क्या, यूनिटी हमको मेंटेन करनी पड़ेगी अपने रीजन में। अब इसके कुछ अचीवमेंट भी हैं बिम्स्टेक के। पहला अचीवमेंट तो ये कि इन्होंने अपना चार्टर बनाया है, चार्टर जिसमें इन्होंने अपने विजन, अपने फंक्शन, अपने जो भी लीगल पर्सनैलिटी है इसकी बात की हुई है। ओके, इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया है कि यहाँ पे हर मेंबर्स कंट्री जो है किस तरह से असाइंड सेक्टर में काम कर रही है। ठीक है, इन्होंने कुछ सेक्टर्स भी अपने डिसाइड करे हुए हैं कि ये सेक्टर्स में हमको काम करना है। ठीक है, इसके साथ यहाँ पे देखो ये जो है यहाँ पे एक इशू अभी जो आ रहा है, चैलेंज जो आ रहा है वो है रोहिंग्या रिफ्यूजीज का। रोहिंग्या रिफ्यूजीज के कारण क्या हो रहा है कि यहाँ पे पूरा जो एरिया है ना, बांग्लादेश, म्यांमार, इंडिया, ये पूरा अनस्टेबलाइज हुआ है। ठीक है, एक तो ये चैलेंज है। दूसरा चैलेंज ये है कि म्यांमार में अभी जनता गवर्नमेंट चल रही है, तो म्यांमार साथ में कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा। श्रीलंका अपने से ही परेशान है, इकोनॉमिक क्रंच आया हुआ है। तो ये सब अभी चैलेंजेस भी चल रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा ये देखा गया है कि बिम्स्टेक जो है मीटिंग्स बहुत करता है, समिट्स बहुत करता है। ठीक है, अभी तक अच्छी तरह से समिट्स कर रहा है, रेगुलर बेसिस पे कर रहा है। अभी ये भी बोला है कि हर 2 साल में कम से कम एक समिट हम करेंगे ही करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी देखो कुछ इश्यूज हैं। लेकिन उससे पहले देखो कई सारे सेक्टर्स में अच्छा काम किया है बिम्स्टेक ने, जैसे कि टेररिज्म को खत्म करने के लिए, सिक्योरिटी कोऑपरेशन में, यहाँ पे जो बेटर मैनेजमेंट के लिए, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के, डिजास्टर रिलीफ में काम करने के लिए, इन सब में अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बैलेंस हमको मेंटेन करना पड़ेगा इन शॉर्टफॉल्स के बीच में और इन अचीवमेंट्स के बीच में। जैसे एक इशू ये भी है कि इतने साल से हम सोच रहे हैं लेकिन अभी तक भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम साइन नहीं कर पाए हैं बिम्स्टेक कंट्रीज के साथ। ठीक है, एशियान ने अपने कब से कर लिया। ठीक है, अभी जैसे देखो एक तो है हमारा सार्क, सार्क भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, इससे तुलना होती तो सार्क तो अब बहुत पीछे रह गया है। बिम्स्टेक को सार्क का अल्टरनेटिव माना जा रहा है, लेकिन बिम्स्टेक भी अभी कहीं ना कहीं ढीला पड़ रहा है, अभी तक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ नहीं है। इसके अलावा एक इशू कनेक्टिविटी का है। कनेक्टिविटी के ऊपर अभी तक हम सब ने काम नहीं किया है, सभी कंट्रीज ने। अब 7 कंट्रीज हैं, 7 में से सिर्फ 2 कंट्रीज रेडी हैं कनेक्टिविटी को इंश्योर करने के लिए। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे 2 कंट्रीज हैं एफटीए के लिए, और कनेक्टिविटी के लिए तो अभी बहुत टाइम हमको लगेगा। हमने एक इनिशिएटिव भी यहाँ पे लेकर आए थे हम। ठीक है, मास्टर प्लान फॉर कनेक्टिविटी ये लेकर आए थे, लेकिन इसके ऊपर एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया, इसीलिए ट्रेड, टूरिज्म, कल्चरल एक्सचेंज उतना नहीं हो पा रहा जितना पोटेंशियल है हमारे पास। ठीक है, इसके अलावा बायलैटरल इनिशिएटिव्स हालांकि कंट्रीज ले रही है, लेकिन इस रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब फिर, तो रीजनल लेवल पे यहाँ पे हमको कुछ इनिशिएटिव्स लेने की जरूरत है। इसके अलावा फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फंडिंग की भी जरूरत है इस ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, लेकिन इकोनॉमी इस ढंग से काम करें तो फंडिंग मिलेगी, है ना। तो अभी आपको पता है श्रीलंका की हालत क्या है, म्यांमार की हालत क्या है, तो ऐसे में प्रॉब्लम इसीलिए आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे वे फॉरवर्ड ये बताया गया है कि जैसे देखो बे ऑफ बंगाल कम्युनिटी है, वो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरिडोर अभी आया है ना, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, इसके साथ मिलकर काम कर सकती है, एशियान के साथ मिलकर काम कर सकती है, सो दैट क्या हो कि सारी कंट्रीज जो है उनको उनका शेयर ऑफ सक्सेस मिले, और इस रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस के डेवलपमेंट से, इस रीजन के डेवलपमेंट से सभी कंट्रीज को कुछ ना कुछ फायदा मिले, और यहाँ पे बिम्स्टेक जो है अपने अचीवमेंट्स और अपने चैलेंजेस को बैलेंस आउट कर सके। ओके, ये था पूरा आर्टिकल हमारा। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।